नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी IQ पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा पास में जो बेल आइकन है उसे दबा दें ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। हम बात करेंगे आज वीडियो मेंस के लिए साइंस के बारे में, जिसमें हमें टॉपिक दे रखा है इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार और सैटेलाइट। 3 टॉपिक दे रखे हैं। इन 3 टॉपिकों में से 4 नंबर के पूछ लिए जाएंगे, 4 या 5 नंबर के इन 3 टॉपिकों में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और शेष है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में से भी 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और भौतिक विज्ञान से या जो रसायन विज्ञान है उनमें से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। टोटल हमारे 8 क्वेश्चन आने हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो पार्ट में रहेगा, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार तथा सैटेलाइट, क्योंकि हमें टॉपिक डिवाइडेड दे रखे हैं। तो आज हम तीनों टॉपिक एक ही वीडियो में, इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, बिना टाइम वेस्ट किए हुए देखिए, हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स। नंबर 1, अर्धचालक। किसकी बात करेंगे? अर्धचालक की बात करेंगे। अर्धचालक क्या होता है? अर्धचालक वह होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन मुक्त तथा कहीं होल बन जाए, अर्थात धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के कारण या फिर होल के कारण होता हो, वहां अर्धचालक कहते हैं। अर्धचालक की प्रतिरोधकता कितनी होती है? 10 की पावर -1 से लेकर 10 की पावर 7 ओम मीटर। ये ओम का निशान होता है, चिन्ह होता है। और इसमें अर्धचालक में तत्व कौन से आते हैं? देखिए, ये इंपॉर्टेंट है तत्व। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि निम्न में से अर्धचालक है, ऑप्शन दे देगा, ये इनमें से कोई भिन्न दे देगा। देखिए, तत्व कौन कौन से हैं? सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक और Ga। हम किससे डिनोट करते हैं? Ga को गैलियम से करते हैं, आदि। इनकी संयोजकता कितनी होती है? अर्धचालकों की संयोजकता होती है कितनी? 4। कितनी होती है दोस्तों? 4 होती है। किसकी? अर्धचालकों की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। अब बात करते हैं हम, देखिए इससे पहले ये देर का, इससे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। अर्धचालक 2 प्रकार के होते हैं, नेज अर्धचालक और अपध्रुवी अर्धचालक। नेज अर्धचालक और अपध्रुवी अर्धचालक 2 प्रकार के होते हैं। इसमें नेज अर्धचालक को शुद्ध अर्धचालक कहा जाता है और अपध्रुवी को अशुद्ध अर्धचालक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अशुद्ध अर्धचालक कहा जाता है। देखिए, नेज अर्धचालक है, इनकी चालकता किस पर निर्भर रहती है? तापमान पर। इंपॉर्टेंट है, नेज अर्धचालकों की चालकता किस पर निर्भर रहती है? तापमान पर रहती है। और अपध्रुवी अर्धचालकों की किस पर रहती है? अशुद्धि, जो हम अशुद्धि मिलाते हैं उस पर इनकी चालकता निर्भर करती है। देखिए, ये 2 प्रकार के होते हैं, अन टाइप और पी टाइप। अब हम बात करते हैं, ऊपर देखिए, अन टाइप और पी टाइप अर्धचालक, अपध्रुवी अर्धचालक। अन टाइप अर्धचालक ये क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाने के कारण। देखिए, अन टाइप के अर्धचालक किसे कहते हैं? इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाने के कारण जो धारा का प्रवाह होता है ना, उसे अन टाइप के अर्धचालक कहते हैं। क्या कहते हैं? अन टाइप के अर्धचालक कहते हैं। किसके कारण? इलेक्ट्रॉन के कारण अगर धारा प्रवाहित हो रही हो। और पी किसे कहते हैं? होल की गति के कारण या होल बनने के कारण जो धारा प्रवाह होता है ना, उसे क्या कहते हैं? पी टाइप के अर्धचालक कहते हैं। देखिए, अन प्रकार के अर्धचालक कैसे बनते हैं और पी प्रकार के अर्धचालक कैसे बनते हैं। अगर शुद्ध अर्धचालक में, देखिए, शुद्ध अर्धचालक में पंचसंयोजी जिसकी संयोजकता 5 हो। देखिए, शुद्ध अर्धचालक जैसे ये हमें दे रखे हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ये है शुद्ध अर्धचालक में। अगर सिलिकॉन में हम फास्फोरस और आर्सेनिक पंचसंयोजी तत्व जिसे हम परमाणु दाता कहते हैं, इनकी संयोजकता कितनी है? 4। अगर इसकी जगह हम 5 वाले संयोजकता वाले तत्व मिला देंगे तो क्या इलेक्ट्रॉन एक अधिक हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन के कारण क्या होगी? धारा प्रवाह होगी। इसे क्या कहेंगे? अन टाइप के अर्धचालक कहेंगे। और अगर हम त्रिसंयोजी वाले अर्धचालक मिला देंगे अगर शुद्ध अर्धचालक में, तो या परमाणुग्राही, इसे क्या कहते हैं? परमाणुग्राही। त्रिसंयोजी को क्या कहते हैं? परमाणुग्राही कहते हैं। तो इस अशुद्धि के कारण जो धारा प्रवाह होता है उसे पी टाइप के अर्धचालक कहते हैं। और ये क्रिया क्या कहलाती है? डोपिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? डोपिंग कहलाती है। देखिए, जो ये हम शुद्ध अर्धचालक में पंचसंयोजी और त्रिसंयोजी मिलाते हैं उसे क्या कहते हैं? इस क्रिया को डोपिंग कहते हैं। अगर हम
अर्धचालकों का ताप बढ़ाएंगे ना तो इनकी चालकता क्या होगी, बढ़ेगी। क्या होगी, चालकता बढ़ेगी। अगर इनका ताप बढ़ाएंगे तो क्या होगी, चालकता बढ़ेगी। अब हम आगे बात करते हैं। देखिए मेरे दोस्तों, चालन दो प्रकार से हो सकता है, अपवाह के द्वारा और विसरण के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, चालन किस प्रकार से होता है, अपवाह के द्वारा और विसरण के द्वारा। अब हम बात करते हैं संधि डायोड। संधि डायोड, देखिए संधि डायोड क्या होता है, पी अर्धचालक और अन अर्धचालक, इन दोनों को मिला देने पर जो बनता है उसे पीएन संधि डायोड, या जुड़ने को, संधि जैसे जुड़ना, संधि का अर्थ क्या होता है, जुड़ना। पी अन डायोड, पी और अन डायोड को जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, पीएन संधि डायोड बनता है, इसे संधि डायोड कहते हैं। देखिए पी और अन, इनको जोड़ते हैं ऐसे, एक ही दिशा में धारा प्रवाहित होगी। ऐसे जो होते हैं ना पीएन संधि डायोड, इनमें क्या होता है, एक ही दिशा में धारा प्रवाहित होती है। और क्या होता है, एसी से डीसी में चेंज, अर्थात एसी से डीसी में चेंज होता है। ऐसे अगर हम डायोड को जोड़ते हैं, इस तरफ पी और एक तरफ अन, ये डायोड हम जोड़ते हैं तो इसमें क्या होता है, एसी से डीसी में धारा का प्रवाह होता है, चेंज होती है, धारा चेंज होती है। अब एक शब्द आता है बाइसिंग। बाइसिंग क्या होता है, अगर हम पी और अन को अलग अलग तरह से जोड़ते हैं, अगर पी को पॉजिटिव से जोड़ते हैं तो क्या होगा, और पी को अगर नेगेटिव से जोड़ते हैं तो क्या होगा। देखिए बाइसिंग दो प्रकार से होती है, अगर बाइसिंग और पश्च बाइसिंग। अगर बाइसिंग और पश्च बाइसिंग दो प्रकार से होती है। अगर बाइसिंग किसे कहेंगे, अगर हम पी डायोड को हम धनात्मक से जोड़ देते हैं तो ये क्या कहलाता है, अगर बाइसिंग कहलाता है, अगर बाइसिंग कहलाता है। अगर हम पी को नेगेटिव सिरे से जोड़ देते हैं बैटरी के तो इसे क्या कहते हैं, पश्च बाइसिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, पश्च बाइसिंग कहते हैं। आगे देखिए मेरे दोस्तों, देखिए दोस्तों, मैं आज मात्र एक वीडियो में सभी तीनों टॉपिक करवाने जा रहा हूं, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और समझ में आ रहा है तो लाइक और शेयर जरूर करें। देखिए इनके प्रकार देखते हैं। पीआईएन डायोड, ये होता है पीआईएन डायोड। इसका क्या कार्य होता है, धारा को किसी एक दिशा में प्रवाहित करने के लिए किस डायोड का प्रयोग किया जाता है, पिन डायोड का उपयोग किया जाता है। पिन डायोड का उपयोग कब किया जाता है, अगर हमें धारा का प्रवाह एक ही दिशा में करना हो तो पिन डायोड का प्रयोग किया जाता है। फिर आता है जेनर डायोड। क्या आता है, जेनर डायोड, वोल्टेज की मात्रा को कंट्रोल करने के लिए, वोल्टेज की मात्रा को कंट्रोल करने के लिए किस डायोड का उपयोग किया जाता है, जेनर डायोड का उपयोग किया जाता है। फिर आता है एलईडी। एलईडी हमेशा अगर बाइसिंग में होती है, किस में होती है, अगर बाइसिंग। अगर बाइसिंग हमने पढ़ा, अगर पी डायोड, पी अर्धचालक होता है पी टाइप का, उसे हम किस में जोड़ते हैं, अगर में पॉजिटिव सिरे से जोड़ते हैं। फिर आता है सोक्टी। ये क्या होता है, अधिक, इसमें इसका प्रयोग होता है, अधिक धातु का प्रयोग होता है तथा अधिक आवृत्ति में ये कार्य करता है। किस में कार्य करता है, अधिक आवृत्ति में कार्य करता है। फिर आता है फोटो डायोड। क्या आता है, फोटो डायोड, जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, विद्युत एनर्जी में बदलता है। इसके बाद लेजर। लेजर की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। क्या है, फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिम्युलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। इसके बाद ट्रांजिस्टर को हम दो प्रकार से जोड़ सकते हैं। देखिए ट्रांजिस्टर दो प्रकार के होते हैं। देखिए पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपीएन ट्रांजिस्टर। पीएनपी ट्रांजिस्टर में क्या होता है, देखिए पीएनपी ट्रांजिस्टर, पीएनपी में ये पहला होता है ना पी, ये क्या होता है, एमिटर। क्या होता है, एमिटर। इसे क्या कहते हैं, उत्सर्जक। क्या कहते हैं, उत्सर्जक। अन, पी अन ये बी होता है, इसे क्या कहते हैं, बेस। क्या कहते हैं, बेस, जो कि सबसे छोटा होता है। सबसे छोटा कौन सा, पीएनपी डायोड में सबसे छोटा कौन सा होता है, सबसे छोटा कौन सा होता है, अन। क्या होता है, अन डायोड होता है। और पी में ये पी क्या करता है, संग्राहक का कार्य करता है, इसे कलेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, कलेक्टर। क्या कहते हैं, कलेक्टर, जो सबसे बड़ा होता है। सबसे बड़ा कौन सा होता है, पी, जो संग्राहक का कार्य करता है। इसी प्रकार इसमें ये हो गया इमीटर, ये हो गया बेस, और ये क्या हो गया, कलेक्टर, ये संग्राहक। एनपीएन में ये हो गया। अब हम प्रमुख परिभाषाओं की बात करेंगे। प्रवर्धक। प्रवर्धक का कार्य क्या है, देखिए प्रवर्धक का कार्य पावर को बढ़ाने हेतु, यानी शक्ति बढ़ाने हेतु, और सूत्र होता है P बराबर VI। P बराबर VI। अगर धारा का प्रवाह बढ़ता है तो शक्ति बढ़ती है, वोल्टेज बढ़ती है तो भी बढ़ती है। अब हम एक अलग बात करते हैं इससे। एमीटर होता है, एमीटर
उसे क्या हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं या श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, बताइए। और वोल्ट मीटर को हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं या श्रेणी क्रम में। एमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, किसमें, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। और वोल्ट मीटर को हमेशा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, किसमें, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। और आदर्श एमीटर होता है ना, उसकी जो हमेशा क्या होता है, शून्य होता है। आदर्श वोल्ट मीटर हमेशा शून्य क्या होता है, प्रतिरोध क्या होता है मेरे दोस्तों, प्रतिरोध। जो आदर्श एमीटर होता है उनका प्रतिरोध क्या होता है, शून्य होता है। और आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है, अनंत होता है। क्या होता है, अनंत होता है। ये इंपॉर्टेंट बात है जो परीक्षा में पूछी जा सकती है। इसके बाद दोलित्र क्या होता है, दोलित्र ये क्या करता है, प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न करने हेतु जोड़ा जाता है। दोलित्र को कब जोड़ा जाता है, अगर हमें एसी या प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न करनी हो तो दोलित्र का काम में लिया जाता है। इसके बाद कन्वर्टर और इन्वर्टर, कन्वर्टर और इन्वर्टर। इन्वर्टर तो आप सभी को पता है, ये क्या करता है, डीसी को एसी में चेंज करता है। क्या, डीसी को एसी में चेंज करता है। घरों में हम लाइट जाने के बाद इन्वर्टर से ही हम लाइट को प्राप्त करते हैं। और ये क्या होता है, कन्वर्टर, ये होता है एसी से डीसी में। ये क्या करता है, एसी को डीसी में चेंज करता है। क्या करता है, एसी को डीसी में चेंज करता है। वेल्डिंग करने में, देखिए मेरे दोस्तों, वेल्डिंग करने में किसका उपयोग किया जाता है, कन्वर्टर का। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वेल्डिंग करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, कन्वर्टर का उपयोग किया जाता है। इसके बाद देखिए माइक्रो प्रोसेसर, प्रोफेसर नहीं, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर। प्रथम क्या है, शक्ति। प्रथम माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था, शक्ति नाम से जाना गया। इसका नाम क्या था, शक्ति। और प्रोसेसर की क्षमता गीगा हर्ट्ज में मापी जाती है। किस में मापी जाती है, गीगा हर्ट्ज में मापी जाती है। अब हम बात करते हैं आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट। यह अर्धचालक की बनी होती है। इसमें अलग अलग आकार के होते हैं। देखिए एसएसआई, एसएसआई स्मॉल, मीडियम, और इससे ऊपर ये आ गई लार्ज स्केल आईसी और वेरी लार्ज स्केल आईसी। ये अलग अलग आकार में होती है। अगर 3 से 30 आकार में हो, 3 से 30 अर्धचालक जुड़े हो तो वो कौन सी होती है, स्मॉल स्केल आईसी। और मीडियम में 30 से 300, और लार्ज में कौन सी कितनी होती है, 300 से 3000, और वेरी लार्ज स्केल में कितनी होती है, 3000 से अधिक होती है। क्या होती है, 3000 से अधिक होती है। आगे देखिए दोस्तों, भारत में इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट की स्थापना कब की जाती है, भारत में 1970 में की जाती है। कब की जाती है, 1970 में की जाती है। और राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक नीति कब लागू होती है, 2019 में लागू होती है। कब होती है, 2019 में लागू होती है। यहाँ तक मेरे दोस्तों मेरे नोट्स बनाए हुए थे। आगे मैं आपको वीडियो देने जा रहा था, तब मैंने सोचा कुछ और नया चीज़ देखते हैं, तो मैंने बहुत सी नई चीज़ें देखी। उसमें है विद्युत। देखिए विद्युत को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, जो कि इसी पर आधारित होती है। तो विद्युत की बात करें तो विद्युत धारा किसे कहेंगे, विद्युत धारा किसे कहेंगे, विद्युत धारा विद्युत परिपथ में किसे कहेंगे, ध्यान से सुनना। विद्युत परिपथ में आवेश के प्रवाह की दर, देखिए आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। और इसका मात्रक इंपॉर्टेंट है, क्या है, एम्पियर। सभी को पता है ये एम्पियर क्या है, एम्पियर इसका क्या होता है, मात्रक होता है। और विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। क्या होता है, वोल्ट होता है। ये हम इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं। और इसमें इलेक्ट्रिसिटी में एक महत्वपूर्ण नियम है, ओम का नियम। क्या है, ओम का नियम, जो आपको आना जरूरी है। ओम का नियम ये नहीं आता तो आपको समझ लो साइंस बहुत कमजोर है आपकी, अभी आपको पढ़ने की जरूरत है। आप ये वीडियो देख लेना, आपको वीडियो मेंस में बहुत फायदा मिलेगा। देखिए ओम के नियम में क्या होता है, V बराबर IR, बस इतना याद रखना है, V बराबर IR। V क्या है, यहां पर क्या हो रहा है, V समानुपाती I, V समानुपाती I। R क्या है, चालक का प्रतिरोध। क्या है, चालक का प्रतिरोध है। क्या है, चालक का प्रतिरोध। और इससे क्या साबित हो रहा है कि विभवांतर, क्या है, विभवांतर धारा के, प्रवाहित धारा के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती या समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होता है।
कौन? विभवांतर धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। अब हम आगे बात करते हैं, देखिए मेरे दोस्तों, आगे हम बात करते हैं विद्युत जनित्र। देखिए विद्युत जनित्र, विद्युत जनित्र। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक कौन सा पढ़ेंगे? सैटेलाइट। कौन सा पढ़ेंगे? सैटेलाइट। यह है विद्युत जनित्र। विद्युत जनित्र क्या होता है? ये दो प्रकार, विद्युत जनित्र का कार्य क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। यांत्रिक को विद्युत में, यांत्रिक को किसमें? विद्युत में परिवर्तन करना। ये क्या होता है? ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कौन कार्य करता है? विद्युत जनित्र कार्य करता है। ये दो प्रकार से होता है, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र या एसी या डीसी, और दूसरा डीसी दिष्ट धारा जनित्र, दिष्ट धारा जनित्र। प्रत्यावर्ती धारा की बात करें तो ये हमारे घरों में जो पंखे, कूलर, हीटर, बल्ब ये जो आते हैं वो एसी में जुड़े होते हैं। क्या होते हैं? एसी से जुड़े रहते हैं, अर्थात प्रत्यावर्ती धारा में जुड़े रहते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात देखिए, इंपॉर्टेंट बात क्या है? ये हमारे जो घरों में लाइट आती है ये किस क्रम में जुड़ी होती है? समांतर क्रम में। देखिए समांतर क्रम में हमारे यहाँ जो लाइट आती है वो समांतर संयोजन में जुड़ी होती है, समांतर श्रेणी में। ये इंपॉर्टेंट है, समांतर श्रेणी में घरों में लाइट आती है, घरों में लाइट। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमारे जो घरों में लाइट आती है वो किस श्रेणी में जुड़ी होती है? समांतर संयोजन। क्या होता है? समांतर संयोजन। और हम बात करें तो क्या होता है? एक आती है विद्युत शक्ति, विद्युत शक्ति, विद्युत शक्ति। इसका मात्रा क्या होता है? विद्युत शक्ति का जूल प्रति सेकंड। क्या होता है? जूल प्रति सेकंड। जूल प्रति सेकंड क्या होता है? विद्युत शक्ति का मात्रक, या इसे हम वाट कह सकते हैं। क्या? वाट कह सकते हैं। और हम दैनिक जीवन में, देखिए हमें टॉपिक दे रखा है दैनिक जीवन में उपयोगी, और हम दैनिक जीवन में क्या करते हैं? विद्युत से संबंधित लाइट यूनिट। देखिए यूनिट जो हमें मीटर से प्राप्त यूनिट आती है, हमें जो बिल आता है यूनिट में आता है, वो हम यूनिट कैसे प्राप्त कर सकते हैं? विद्युत ऊर्जा। इसका सूत्र होता है शक्ति, जो कि किस में होती है? वाट में। शक्ति इंटू समय। समय किस में होगा? घंटों में, घंटों में समय होगा, और बटा में कितने हैं? 1000। इससे हम यूनिट ज्ञात कर सकते हैं, शक्ति इंटू समय अपॉन में 1000। हमें क्वेश्चन दे देगा कि हम बताइए इतनी शक्ति के इतने समय, इतनी शक्ति के मान समझ सकते हैं हम 100 वाट के एक बल्ब ने को 1 घंटे तक जलाया जाता है, तो बताइए कितने यूनिट बिजली आएगी? देखिए 100 इंटू में 1000 इंटू में 1/1000, 2 जीरो से 2 जीरो, और 1/10 यूनिट। कितनी? 1/10 यूनिट। अगर हम 1000 वाट का बल्ब 1 घंटे तक जगाते हैं तो कितनी यूनिट आती? 1 यूनिट आती। तो देखिए दोस्तों, हमने इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? अब हम पढ़ेंगे दूरसंचार, या किसके बारे में पढ़ते हैं? पहले सैटेलाइट के बारे में पढ़ते हैं, जो इंपॉर्टेंट है। दूरसंचार से इंपॉर्टेंट कौन सा टॉपिक? सैटेलाइट, जिसमें से क्वेश्चन अवश्य पूछा जाएगा। देखिए सैटेलाइट, देखिए दोस्तों सैटेलाइट या उपग्रह, इससे पहले हम इसरो की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसरो की, जो कि इंपॉर्टेंट है। इसरो की बात करें तो स्थापना कब होती है? 15 अगस्त 1979, 79 या 69 को होती है। सॉरी दोस्तों, 15 अगस्त 1969 को होती है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलोर में। कहाँ पर है? बेंगलोर में। पहले चेयरमैन कौन थे इसके? डॉक्टर विक्रम साराभाई, डॉक्टर विक्रम साराभाई। और तीसरे चेयरमैन है सतीश धवन। ये तीसरे क्यों लिया मैंने? क्योंकि सतीश धवन नाम इंपॉर्टेंट है। तो तीसरे चेयरमैन कौन थे इसके? सतीश धवन थे। वर्तमान में कौन है? वर्तमान में है एस सोमनाथ। कौन है? एस सोमनाथ इसके चेयरमैन हैं। और 10वें कौन थे? डॉक्टर के सिवान। डॉक्टर के सिवान कौन से थे? 10वें चेयरमैन थे। इनका आदर्श वाक्य क्या है? इसरो का आदर्श वाक्य है मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष। मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष इसका आदर्श वाक्य है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रमुख केंद्र, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र।
सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, ये कहाँ पर है? श्रीहरिकोटा में। कहाँ पर? श्रीहरिकोटा, जो कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। भारत का प्रमुख लॉन्चिंग सेंटर भी है ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। इसके बाद विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, ये कहाँ है? त्रिवंतरपुरम केरल में। कहाँ पर? केरल में। लॉन्चिंग यानों का निर्माण PSLV और GSLV, ये हम बात करेंगे, इंपॉर्टेंट है, PSLV और GSLV। इसके बाद है मुख्य नियंत्रण सुविधा। मुख्य नियंत्रण सुविधा ये कहाँ पर है? कर्नाटक व मध्य प्रदेश में। कर्नाटक व मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश कहाँ पर? भोपाल में। उपग्रह लॉन्चिंग के बाद निगरानी। उपग्रह लॉन्चिंग के बाद, देखिए, उपग्रह लॉन्चिंग करने के बाद जो निगरानी रखी जाती है वो मुख्य नियंत्रण सुविधा इसके द्वारा रखी जाती है, यहाँ से रखी जाती है। हमने बात की है जो सैटेलाइट है उनका लॉन्चिंग कहाँ से होता है? PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट PSLV, मैंने इसमें वो ही शामिल किया जो इंपॉर्टेंट है। लगभग इंपॉर्टेंट सभी है तो लगभग सभी इसमें आंकड़े शामिल कर लिए गए हैं। PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, ये कार्य क्या करता है? इसे वर्क हाउस ऑफ इसरो कहा जाता है। वर्क हाउस ऑफ इसरो किसे कहा जाता है? PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। इसके 4 चरण हैं। नंबर 1 सॉलिड ईंधन, नंबर 2 द्रव ईंधन, सॉलिड ईंधन, द्रव ईंधन, ये 4 है इसके चरण होते हैं इसके बाद देखते हैं क्या है? ध्रुवीय कक्षा, निम्न भू कक्षा में सैटेलाइट भेजने हेतु। ध्रुवीय कक्षा, निम्न भू कक्षा में सैटेलाइट भेजने हेतु। देखिए, ये हमारी पृथ्वी है, यहां से कुछ दूरी तक क्या होता है? निम्न भूमि, फिर आता है मध्य भूकक्षा और फिर क्या आती है? उच्च भूकक्षा आती है। क्या आती है? उच्च भूकक्षा। ये क्या आती है? निम्न भूमि भूकक्षा और मध्य भूकक्षा और उच्च भूमि कक्षा। और उच्च होती है, इसमें क्या होता है? संचार और मौसम। यहां पर मौसम विभाग द्वारा सैटेलाइट भेजे जाते हैं। मौसम की जानकारी हमें उच्च भूकक्षा से प्राप्त होती है। किससे? उच्च भूकक्षा से प्राप्त होती है। इसके बाद है GSLV। क्या है? GSLV, इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, जियोसाइन्क्रोनस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। मेरी थोड़ी इंग्लिश कमजोर है, देखिए लीजिए, आप लिख सकते हैं इसे, सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। 3 चरण होते हैं, सॉलिड ईंधन, द्रव ईंधन और क्रायोजेनिक ईंधन। क्रायोजेनिक ईंधन, ये इसके 3 चरण हैं। अब हम इसके बाद बात करते हैं प्रथम उपग्रह कौन सा था, उपग्रह को कितने भागों में बांटा गया है। देखिए मेरे दोस्तों, अब बात करते हैं उपग्रह। उपग्रह को 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है प्राकृतिक और नंबर 2 है कृत्रिम। नंबर 2 क्या है? कृत्रिम। इंपॉर्टेंट है कृत्रिम उपग्रह। कृत्रिम उपग्रह की बात करें तो भूस्थायी उपग्रह और कौन सा है? ध्रुवीय उपग्रह। ध्रुवीय उपग्रह है। ये 2 भाग है किसके? कृत्रिम उपग्रह के। देखिए, अब हम इनकी बात करते हैं। कृत्रिम उपग्रह की बात करें तो इसका प्रमुख उपयोग क्या है? मौसम संबंधी भविष्यवाणी। मौसम संबंधित भविष्यवाणी। मौसम संबंधी भविष्यवाणी किसका? कृत्रिम उपग्रह द्वारा हमें पता चलता है। नौ संचालन, इसका अर्थ क्या है? मानचित्र संबंधी जो हमें रास्ता प्रदान करता है, कहाँ से कहाँ, हमारी GPS लोकेशन यहाँ कृत्रिम उपग्रह द्वारा प्रदान की जाती है। दूरसंचार, वैज्ञानिक शोध। क्या? वैज्ञानिक शोध। ये क्या है? कृत्रिम उपग्रह के उपयोग है। क्या है? कृत्रिम उपग्रह के उपयोग है। मौसम संबंधी उपयोग, नौ संचालन हेतु उपयोग। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट नियम। उपग्रह से संबंधित नियम है कक्षीय वेग। कक्षीय वेग किस वेग? देखिए, कक्षीय वेग, इसमें क्या होता है? वेग क्या होता है? VO। इसका सूत्र क्या होता है? GME/RE+H। H क्या है? पृथ्वी के पृष्ठ से उपग्रह की ऊंचाई। ये क्या है? H पृथ्वी से उपग्रह, पृथ्वी और उपग्रह के बीच की जो ऊंचाई है उसे H से डिनोट किया गया है। देखिए, उपग्रह से जो संबंधित नियम है किस वैज्ञानिक ने दिए थे? केपलर ने। केपलर ने ग्रहों की गति के लिए 3 नियम दिए थे। 3 नियम
दिए थे। उन्होंने क्या कहा था कि जो गति है ना उपग्रह, वो किस गति में करते हैं? दीर्घवृत्ताकार में। उपग्रह की गति क्या होती है? दीर्घवृत्ताकार होती है। क्या होती है? दीर्घवृत्ताकार होती है। ये हमने देख लिया। और इंपॉर्टेंट क्या है? कक्षीय वेग हो गया उपग्रह का। कक्षीय वेग हम ज्ञात कैसे करते हैं? और हम बात करें कुल ऊर्जा की, उपग्रह की कुल ऊर्जा, उपग्रह की कुल ऊर्जा कैसे ज्ञात कर सकते हैं? पूछा जा सकता है E बराबर -G कैपिटल M स्मॉल m, और यहाँ पर 2R। क्या है? 2R। ये हमारा सूत्र रहेगा। किसके लिए? कुल ऊर्जा के लिए सूत्र रहता है। अब हम बात करते हैं भारत के नवीनतम उपग्रह, प्रेक्षित उपग्रह या प्रथम उपग्रह कौन सा था? देख, भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा है? आर्यभट्ट। कौन सा है? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट क्या है? भारत का प्रथम उपग्रह है। इसके बाद हम बात करते हैं रोहिणी। नंबर 2 रोहिणी। रोहिणी भाषा का ध्यान रखना। अब देखिए RS-1, इसका ये कहां से प्रेक्षित किया गया उपग्रह? ये किया गया श्रीहरिकोटा, जो कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। श्रीहरिकोटा से प्रेक्षण किया गया। भाषा पर अब ध्यान देना, जरूर ध्यान देना। भारत का प्रथम उपग्रह जिसका प्रक्षेपण भारत से ही, देश में ही निर्मित प्रेक्षण यान SLV-3 कहां से इसका प्रक्षेपण किया गया है? SLV द्वारा किया गया। SLV द्वारा भारत का प्रथम उपग्रह जिसका प्रक्षेपण कहां से किया गया? SLV-3 द्वारा किया गया, जो कि भारत में ही निर्मित है। भारत में ही निर्मित कौन सा यान? SLV-3 से किया गया। इसके बाद हम बात करते हैं प्रमुख मिशन। देखिए मेरे दोस्तों, प्रमुख मिशन अब तक जो हुए हैं वो मिशन देखिए। मिशन का नाम क्या है? गगनयान फर्स्ट। कब हुआ? जून 2022 में। कब होगा? जून 2022 में होगा। मानव रहित अंतरिक्ष यान उड़ान। मानव रहित अंतरिक्ष यान उड़ान किसके द्वारा? गगनयान फर्स्ट। कब होगा ये लॉन्च मिशन? जून 2022 में। मिशन का नाम दूसरा कौन सा मिशन है? आदित्य L1। आदित्य L1 जो 2022 में होगा। सौर कोरोना के अध्ययन के लिए भारत का पहला अंतरिक्ष मिशन। सौर कोरोना के अध्ययन के लिए भारत का पहला अंतरिक्ष मिशन कौन सा होगा? आदित्य L1 होगा। चंद्रयान 3 जो कि 2022 में कहां से होगा? किससे होगा? GSLV Mk3। GSLV यहां से इसका प्रक्षेपण होगा। GSLV Mk3 ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद गगनयान 2 ये कब होगा? 2022-23 में होगा। ये क्या है? आर्टेमिस मिशन, नासा के साथ आर्टेमिस मिशन है। इसके बाद निसार जो कब होगा? जनवरी 2023 में। कब होगा मिशन ये? जनवरी 2023 में। नासा और इसरो का संयुक्त रूप से ये मिशन होगा। पहला दोहरा बैंड रडार इमेजिंग उपग्रह कौन सा इसके द्वारा भेजा जाएगा? पहला दोहरा बैंड रडार इमेजिंग उपग्रह किस मिशन के अनुसार? निसार मिशन के अनुसार। इसके बाद गगनयान 3 जो 2023 में गगनयान मिशन पहला चालक दल। गगनयान मिशन का पहला चालक दल कब जाएगा? गगनयान 2023 में। और किस मिशन के माध्यम से? गगनयान 3 के माध्यम से जाएगा। शुक्र ग्रह पर उपग्रह कब भेजा जाएगा? देखिए शुक्रयान 1 मिशन, शुक्रयान फर्स्ट इंपॉर्टेंट, शुक्रयान फर्स्ट मिशन 2024 में। कब? 2024 में शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए ऑर्बिटर भेजा जाएगा। कब भेजा जाएगा? 2024 में। किस मिशन के अनुसार भेजा जाएगा? शुक्रयान फर्स्ट के अनुसार भेजा जाएगा। फिर आता है चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन। चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन जो 2024 में होगा। कब होगा ये मिशन? 2024 में। जाक्सा और इसरो संयुक्त रूप से भेजेंगे ये इस मिशन को। मंगलयान 2 हमने देख लिया है 2024 में। मंगलयान 2 हमने नहीं देखा, हमने
गगनयान 2 देखा था पहले। मंगलयान 2 2024 में मंगल ग्रह के अध्ययन के लिए कौन सा मिशन भेजा जा रहा है? मंगलयान 2। फिर आता है चंद्रयान 2 जुलाई 2019 में श्रीहरिकोटा से भेजा। ये आंध्र प्रदेश से लॉन्चिंग हुआ था 22 जुलाई 2019 को। और GSLV MK3 से इसका प्रक्षेपण किया गया। GSLV MK3 से इसका क्या किया गया? प्रक्षेपण किया गया था। और लैंडर का नाम क्या था? विक्रम था। क्या था? लैंडर का नाम विक्रम था। देखिए सैटेलाइट से संबंधित इंपॉर्टेंट बातें और देख लेते हैं। विक्रम साराभाई बाल नवोन्मेष केंद्र कहाँ पर है? गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात में। और सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, सतीश धवन जो कि इसरो के सतीश धवन तीसरे चेयरमैन थे। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, इसे हम सार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सार। जो कहां पर है? श्रीहरिकोटा में। श्रीहरिकोटा जो कहां पर है? आंध्र प्रदेश में है। कब इसकी स्थापना होती है? 9 अक्टूबर 1971 को इसका क्या होता है? निर्माण होता है। किसका? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र का। इसके बाद राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र, इसकी स्थापना कब होती है? 1 सितंबर 2008 को। और इंपॉर्टेंट विक्रम साराभाई केंद्र, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, इसकी स्थापना कब होती है? 30 दिसंबर 1971 को। 30 दिसंबर 1971 को इसकी स्थापना की जाती है। किसकी? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना की जाती है। आगे अब हम आगे बात करते हैं। नंबर 3 टॉपिक कौन सा था? दूरसंचार। इसके बाद में हम टोटल जो उपग्रह उनके बारे में बात करेंगे। दूरसंचार पहले कर लेते हैं। देखिए दूरसंचार के बारे में। दूरसंचार क्या है मेरे दोस्तों? दूरसंचार जिसके माध्यम से जानकारी सूचना का आदान प्रदान किया जाता है। जैसे मैं बोल रहा हूं एम्पलीफायर, माइक्रोफोन से मैं बोल रहा हूं तो माइक्रोफोन, एम्पलीफायर, ये क्या? दूरसंचार के माध्यम है। अब देखते हैं माइक्रोफोन ये क्या करता है? साउंड को विद्युत तरंग में बदलता है। स्पीकर क्या करता है? विद्युत को साउंड में बदलता है। एम्पलीफायर क्या करता है? सिंगर की क्षमता बढ़ाता है। क्या? सिंगर की क्षमता बढ़ाता है। माध्यम कौन कौन से हो सकते हैं? हवा हो सकती है, ऑप्टिकल केबल जैसे माध्यम। और क्या है? जैसे हमें टीवी देखते हैं जो केबल आती है जमीन में दाबकर हमारे तक केबल पहुंचाई जाती है, वो भी एक माध्यम है। क्या? दूरसंचार का एक माध्यम है। मेगाफोन क्या होता है? ध्वनि को दूरस्थ स्थानों तक ले जाने वाला क्या होता है? मेगाफोन। क्या होता है? मेगाफोन होता है। संचरण देखिए, संचरण 3 प्रकार से हो सकता है। भूपृष्ठीय तरंग संचरण, नंबर 2 अंतरिक्ष संचरण और नंबर 3 आकाशीय संचरण। योजना इससे संबंधित, दूरसंचार से संबंधित है जन सूचना पोर्टल, जिसमें कितने विभाग हैं? जन सूचना पोर्टल में 115 विभाग। योजनाएं कितनी जारी कर रखी है अभी तक? 260। और जानकारी हम ले सकते हैं 562 जानकारी है इसमें जन सूचना पोर्टल में। राजस्थान स्टार्टअप योजना कब प्रारंभ की गई थी? 22 दिसंबर 2021 को। राजस्थान स्टार्टअप योजना 22 दिसंबर 2021 को प्रारंभ की गई भरतपुर से। भरतपुर में इसमें सबसे पहले ये योजना प्रारंभ की गई है। आई स्टार्ट नेस्ट योजना जयपुर कोटा उदयपुर में। और क्या है? केंद्रीय कर शिकायत निवारण संघ, राजस्थान संपर्क पोर्टल, इसके लिए क्या बनाए गए? देखिए केंद्रीय कर शिकायत निवारण संघ, जो शिकायत है उनका निवारण के लिए राजस्थान संपर्क पोर्टल बनाया गया है। GIS भूगोलिक सूचना तंत्र 3D GIS। देखिए 3D GIS कहां पर बनाए गए हैं? 3D GIS जयपुर में बनाया गया है। 3D भूगोलिक सूचना तंत्र कहां पर बनाया गया? जयपुर में। ई मित्र एट होम ये कब
लॉन्च हुई थी योजना 19 दिसंबर 2021 को, 19 दिसंबर 2021 को। अब हम बात करते हैं नई दूरसंचार नीति, नई दूरसंचार नीति, दूरसंचार नीति ये कब लागू होती है? दूरसंचार नीति ये कब लागू होती है? 2012 में। 2012 में कब? 31 मई 2012। 31 मई 2012 को क्या होती है? नई दूरसंचार नीति प्रारंभ की जाती है। अब बात करते हैं हम TRAI। TRAI क्या है? TRAI ये क्या है? भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना होती है 20 फरवरी 1997 को। 20 फरवरी 1997 को इसकी स्थापना होती है। ये कार्य क्या करता है? दूरसंचार की सेवाओं व नियंत्रण व नियमन, दूरसंचार का नियंत्रण व नियमन हेतु TRAI की स्थापना की जाती है, जो कब की जाती है? 20 फरवरी 1947 को की जाती है। कब की जाती है? 20 फरवरी 1997 को की जाती है। और वर्तमान में संचार का नवीनतम साधन कौन सा है जो आप यूज अब कर रहे हैं, जिसमें आप अब वीडियो देख रहे हैं? वो क्या है? मोबाइल फोन। मोबाइल फोन कम समय में अत्यधिक लोकप्रिय हुआ है। क्या? मोबाइल फोन सबसे कम समय में लोकप्रिय हुआ है, ये संचार का साधन है मोबाइल फोन। इसके बाद हम बात करें तो देखिए राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति। राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति, डिजिटल संचार नीति कब लागू होती है? 2018 में। कब होती है? 2018 में ये लागू होती है। और हम बात करें राष्ट्रीय डेटा केंद्र, राष्ट्रीय डेटा केंद्र ये कहां पर स्थापना हुई है? डेटा केंद्र की नई दिल्ली में। कहां पर? नई दिल्ली में, जो 2011 में इसकी शुरुआत की गई। 2011 में इसकी शुरुआत की गई थी राष्ट्रीय डेटा केंद्र की। और इसके बाद है एक इंपॉर्टेंट अलेक्स का। क्या है? अलेक्सा। अलेक्सा ये क्या है? अलेक्सा, अलेक्सा ये क्या है? ये इसको है ना भारत में अक्टूबर 2017 में लॉन्च किया गया। कब? 2017 में लॉन्च किया गया। ये एक स्मार्ट स्पीकर है। क्या है? स्मार्ट स्पीकर। स्मार्ट स्पीकर इसमें जो उपभोक्ता है ना कि भाषा को समझकर क्या है, हम गूगल पे कुछ भी सर्च कर सकते हैं इसके माध्यम से। फिर आता है डिजिटल भारत प्रोग्राम, ये इंपॉर्टेंट है। डिजिटल भारत प्रोग्राम ये कब प्रारंभ हुआ? 1 जुलाई 2015। 1 जुलाई 2015 को किसके द्वारा किया गया? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा डिजिटल भारत प्रोग्राम स्टार्ट किया गया। कब? 1 जुलाई 2015 को स्टार्ट किया गया। 1 जुलाई 2015 को स्टार्ट किया गया था। और भारत में हम बात करें दूरसंचार का सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा है? डाक विभाग। क्या है? डाक प्रणाली, डाक तार सेवा। और कौन से हमारे यहाँ पर प्रचलित है? टेलीप्रिंटर, टेलीफोन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, रेडियो, टेलीविज़न, मोबाइल फ़ोन। और कौन से संचार के माध्यम हो सकते हैं? जैसे आकाशवाणी है, दूरदर्शन केंद्र हो गया। और उपग्रह के द्वारा भी हम दूर संचार कर सकते हैं या एक स्थान से दूसरे स्थान तक सूचना प्रदान कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं उपग्रह, जो मैंने आपको कहा था सभी उपग्रह एक साथ देखते हैं हम। देखिए दोस्तों, स्पुतनिक फर्स्ट अंतरिक्ष में प्रक्षेपित सबसे पहला उपग्रह जो रूस ने भेजा था। किसने भेजा था? रूस ने भेजा था पहला उपग्रह, प्रक्षेपित सबसे पहला उपग्रह। इसके बाद स्पुतनिक सेकंड, अंतरिक्ष में जीवित कुत्ते को ले जाने वाला पहला रूसी उपग्रह। उस कुत्ते का नाम क्या था? लाइका। क्या था? लाइका। इसके बाद है प्रोजेक्टर स्कोर, अंतरिक्ष में स्थापित किया गया विश्व का पहला संचार उपग्रह। देखिए, स्थापित किया गया, भाषा पर ध्यान दीजिए, स्थापित हुआ विश्व का पहला संचार। देखिए यहां पर संचार नाम है। संचार उपग्रह कौन सा है? प्रोजेक्ट स्कोर। लूना 3 क्या है? पहला रूसी अंतरिक्ष यान जिसने चंद्रमा के पृष्ठ क्षेत्र के चित्र भेजे थे। इसके बाद इंपॉर्टेंट कौन सा आता है? देखिए अपोलो। क्या है? अपोलो, जिसमें क्या है? देखिए
अमेरिका ने भेजा था। नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले मानव बने। पहले मानव कौन है? आर्मस्ट्रॉन्ग। कौन है? मानव स्ट्रॉन्ग। और दूसरा कदम भी इन्होंने रखा था आर्मस्ट्रॉन्ग ने, क्योंकि इनके भी 2 पैर हैं। आगे देखिए मार्स 2 ये क्या है? मंगल ग्रह पर पहली बार उतरने वाला मानव रहित रूसी अंतरिक्ष यान। मानव रहित रूसी अंतरिक्ष यान, पहली बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला मानव रहित रूसी अंतरिक्ष यान कौन सा है? मार्स 2। अब हम बात करते हैं भारत की बात करें तो चंद्रयान 2। कौन सा? चंद्रयान 2। कब भेजा गया ये? दिनांक कितनी है इसकी? 22/7/2019। 22/7/2019 को ये प्रक्षेपित किया गया था। कहाँ से किया गया? यान कौन सा है? प्रक्षेपण यान कौन सा है? GSLV MK3। ये इंपॉर्टेंट है, GSLV MK3। और कहाँ से? विवरण इसका हम देखें तो सतीश धवन अंतरिक्ष के अंदर से इसे प्रक्षेपित किया गया था। और हम बात करें तो हम बात करते हैं अमेजोनिया फर्स्ट। ये कब प्रक्षेपण दिनांक कितनी है? 12/08/2021। 12/8/2021 को इसका प्रक्षेपण किया गया था। कहाँ से किया गया है? GSLV F10। ये क्या है? प्रक्षेपण यान कौन सा है? GSLV F10 इसका यान है। और ये इसरो का 112वां मिशन है। 112वां मिशन इसरो का 112वां मिशन था। इसके बाद हम बात करें तो इसके बाद चंद्रयान फर्स्ट ये कब लॉन्च हुआ था? दिनांक कितनी है? 12/10/2008। 12/10/2008 को इसका। और यान कौन सा है? प्रक्षेपण यान इसका यान है PSLV C11। और ये एक अंतरिक्ष मिशन था। क्या था? अंतरिक्ष मिशन था ये। और हम बात करें चंद्रयान 2 किस कहाँ पर भेजा गया था? चंद्रयान 2 चंद्रमा के किस हिस्से में भेजा गया था? दक्षिणी ध्रुव में। कहाँ पर? दक्षिणी ध्रुव में भेजा गया था। ये इंपॉर्टेंट है, किस ध्रुव में भेजा गया? दक्षिणी ध्रुव में भेजा गया था। इसके बाद हम बात करें तो कौन सा? GSAT 7A संचार उपग्रह को किसने? इसरो ने अंतरिक्ष में स्थापित किया। कब किया था? ये किया था दिसंबर 2018 को। दिसंबर 2018 को इसरो ने इसको स्थापित किया था अंतरिक्ष में। और कौन सा संचार उपग्रह है? CMS-01। ये क्या है? एक संचार उपग्रह है। क्या है? संचार उपग्रह। ये क्या है? संचार उपग्रह है, जिसको कब प्रक्षेपण किया गया? इसका प्रक्षेपण कब किया गया? प्रक्षेपण इसका किया गया था 17 दिसंबर 2020 को। 17 दिसंबर 2020 को इसका प्रक्षेपण किया गया था। और शुक्र ग्रह, देखिए शुक्र ग्रह की जानकारी के लिए कौन सा मिशन भेजा जा रहा है? शुक्रयान फर्स्ट जो कब भेजा जाएगा? 2024 में। कब भेजा जाएगा? 2024 में। कब? 2024 में। आज हमने 3 टॉपिक जो दे रखे हैं इंपॉर्टेंट, भारत में अंतरिक्ष, सैटेलाइट और दूरसंचार, और कौन सी? इलेक्ट्रॉनिक्स। हमने तीनों टॉपिक पढ़ लिए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे पहले अगर आपने वो वीडियो जो भारत के हमने एक वीडियो में भारत के लैंडमार्क व स्मारक, भारत में राष्ट्रीय एकता तथा राजनीतिक एकता तथा भारत में पुनर्जागरण की एक वीडियो बना रखी है। और हमने राजस्थान के भूगोल की बात करें तो राजस्थान में भूमि, सूखा, अकाल, मरुस्थलीकरण, इन सभी टॉपिकों की एक वीडियो बना रखी है, वो भी मात्र 43-45 मिनट में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।